हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास के बारे में तो बार बार इंट्रोडक्शन देना आपको सही नहीं, आप सभी को पता है। वीकली करंट अफेयर है, ठीक है। पूरे हफ्ते में जो जो घटनाएं या घटी, अब घटनाएं तो बहुत सारी घटती है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो ज़रूरी खबरें हैं बच्चे, वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से जितना जहाँ पे जिन न्यूज़ में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती है वो नहीं बताई जाती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आईटीआई के जो टेक्निकल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हें नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो खबरें आपको लगती हैं कि मुझे नोट करनी चाहिए, नहीं याद रहेंगे ज़्यादा देर तक, जिन्हें नोट नहीं करना जो नोट नहीं करना चाहता है, आप लोगों के लिए बच्चे पीडीएफ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आईटीआई स्किल का जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दी जाती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है आप सभी के लिए। रिकॉर्डेड क्लास होती है, इसीलिए जो है आप जब देखते हैं तो आंसर करते रहिए, रहा करिए। और जब आप लोगों को दिखता है कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे याद करना है, जो क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, देखिए। विश्व के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अब देखिए, ये परमाणु रिएक्टर है बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये किस नाभिकीय जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो नाभिकीय संलयन होता है, एक आपका नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जिस क्रिया को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो उस क्रिया में, जैसे कि आपका सूर्य है, सूर्य में जो कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो सूर्य में भी आपकी यही वाली क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर बना है। कहाँ पर बना है? तो कंट्री आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे स्थापित किया गया है जापान में, ठीक है। अब ये नाम आता है कि जापान का है, ठीक है। जापान में से जो है लॉन्च किया गया है, जापान में इसका संचालन शुरू हुआ है। लेकिन एक और बात याद रखना बच्चे इसमें, कि इसे बनाया जो है आपका दो देशों के द्वारा गया है, ठीक है। दो संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है। तो एक तो आपका जापान खुद हो गया, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। यूरोपीय यूनियन और जापान के द्वारा संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया है, ठीक है, परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, इसका संचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? जापान में हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मौद्रिक नीति समिति की क्या हुई थी? बैठक हुई थी, ठीक है। तो बैठक में बच्चे कुछ बदलने की आशंका थी, लेकिन कुछ बदला नहीं, ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत के केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक दर हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है इन्हीं के द्वारा बदली जाती हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने जो है जो रेपो रेट है बच्चे, इसे बदला नहीं है, ठीक है। तो क्या ये पहले थी और क्या अब है? क्योंकि बदली नहीं है तो नई कुछ नहीं है, जो पहले थी वही आपकी रेपो रेट है, वो आपको याद रखना है 6.50, ठीक है। 6.5 का जो है इस वक्त करंट में रेपो रेट है। और उसके अलावा अगर बैंक रेट आपको याद रखनी है बच्चे, तो बैंक दर भी याद रखिएगा, ठीक है। बैंक दर आपको याद रखनी है, वर्तमान में कितनी है? 6.75, 6.75% वर्तमान में बैंक रेट है, ठीक है। दोनों रेटों को आपको ऐसे याद रखना है। अगला, किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? ये इनमें से किसी एक देश के द्वारा बनाई गई एक नया प्रोजेक्ट है, नई नीति है। देश का नाम है चाइना, ठीक है। तो चाइना ने क्या है किया बच्चे? वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए, वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क से निपटने के लिए वन प्रोविंस वन पॉलिसी इन्होंने बनाई है। यहाँ पे क्या क्या है इस स्कीम के तहत, क्या चाइना करने वाला है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ये योजना किसकी है? चाइना की है। अगला आता है आपका कोंडोर, जो कि एक चिप है। अब ये चिप कौन से प्रकार की है? ये चिप बचे आपकी क्वांटम चिप है, ठीक है, क्वांटम चिप है।
तो ये जो क्वांटम चिप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा इसे बनाया गया है? IBM है, HCL है, इंटेल है और टेल है, सारी की सारी टेक कंपनियां हैं, ठीक है। बताओ कि कौन सी कंपनी के द्वारा कोंडोर, कोंडोर क्या है? एक चिप है, क्वांटम चिप है, इसे बनाया गया, इसे लॉन्च किया गया है IBM के द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का पूरा नाम है, शॉर्टकट में आप लोग और हम लोग इसे IBM के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है IBM के द्वारा ये बनाया गया है, ये चिप बनाई गई है। नाम क्या है चिप का? कोंडोर। अगला है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। लास्ट वीक हमने इस संस्था से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी कि NCRB के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा क्या किया गया है? एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम था क्राइम्स इन इंडिया 2022 कि 2022 में किस प्रकार के रिकॉर्ड भारत में हुए हैं, ठीक है, किस प्रकार के अपराध भारत में हुए हैं, कौन कौन से प्रकार के जो अपराध हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी आई है, इस प्रकार का डेटा जो है ये जो संस्था है वो जारी करती है, ठीक है। तो NCRB बच्चे आपको याद रखना है, NCRB के बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगातार जो है आपका कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर इस रिपोर्ट के जरिए बताया गया, ठीक है। और इस रिपोर्ट ने क्या बताया? इस रिपोर्ट ने बताया है कि पूरे भारत में जो क्राइम रेट है वो लगभग 4% की दर से कम हुआ है, ठीक है। क्राइम होना जो है कम हुए हैं, लेकिन आपके 2 प्रकार के क्राइम ऐसे हैं कि जिनमें जो है बढ़ोतरी आई है और बहुत बड़ी फीसदी पे, बहुत बड़े परसेंटेज पे आपका बढ़ा है, जिसमें से आपका साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम जो है आपके बड़े हैं, लगभग 34% से साइबर क्राइम बढ़े हैं। उसके अलावा जो है महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन टोटल जो क्राइम है आपका, क्राइम इन इंडिया, वो आपका घटा है, 4% से घटा है। तो यही जो है आपकी मोटा मोटी 4 जो है बातें इसमें थी इस रिपोर्ट में, जो कि आपको जाननी जरूरी है। एक तो कोलकाता याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित शहर भारत का, किसके अनुसार? NCRB की रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि NCRB कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? देखिए, होम अफेयर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय है, या फिर आपका न्याय मंत्रालय है। किसके अंतर्गत काम करता होगा? तो ये काम करता है बच्चे होम अफेयर्स यानी कि गृह मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत NCRB काम करता है। अगला प्रश्न, सूर्य नूतन, 1 सेकेंड, सूर्य नूतन क्या है? आपकी क्लास की जगह चलिए, ये है आपका सूर्य नूतन किसका प्रोजेक्ट है? सूर्य नूतन बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सूर्य नूतन क्या लग रहा है आपको? ये मशीन क्या है? सूर्य नूतन एक सोलर पावर जो होती है, ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला क्या है? प्रेशर कुकर है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर है, आप इसे कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सोलर जो कुकर होता है वो इसका प्रकार है। तो ये पूछा है कि कौन सी कंपनी का है सूर्य नूतन, जो है कौन सी कंपनी का है? तो कंपनी आपको याद रखना है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL का जो है आपका ये प्रोडक्ट है, नाम है सूर्य नूतन। सूर्य नूतन है क्या एक्चुअल में? ये प्रेशर कुकर है बच्चे, और सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रेशर कुकर है। इसमें खास बात क्या है कि सौर ऊर्जा से चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छत पे ले जाकर के जो है चावल पकाने होंगे, छत पे ले जाकर के रोटी बनाना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि ऐसे जो है इसे घर के अंदर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो सोलर पैनल है वो छत पे रहेगा, उसके बाद जो है आपका वहीं से जो है आपका डायरेक्टली ये चार्ज होगा और इसे आप घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो IOCL का प्रोडक्ट है, नाम है सूर्य नूतन, और सूर्य नूतन क्या है? एक कुकिंग वेयर है, ठीक है। ये जो है आपका एक सौर कुकर है। अगला, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है, व्यक्ति का नाम याद रखना, प्रशांत अग्रवाल। नाम क्या है बच्चे? प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। अगला, टाइम मैगजीन ने किसी पर्सन ऑफ द ईयर, इस साल का पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? लास्ट वीक भी हमने पढ़ा है किसे नियुक्त किया गया है, टेलर स्विफ्ट को नियुक्त किया गया है, ठीक है। टेलर स्विफ्ट जो है आपकी सिंगर है।
अगला है, हाल ही में मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। ये कहाँ पर है? तो मरापी ज्वालामुखी आपको मिलेगा इंडोनेशिया में, और मरापी ज्वालामुखी जो है आपका एक सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया कंट्री में बहुत सारे और एक्टिव वॉल्कन है, लगभग 100 से ज़्यादा एक्टिव वॉल्कन है। और इंडोनेशिया कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सीईओ। तो सीईओ ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा? इन्होंने नियुक्त किया है सैम एल्टमैन को। किसे नियुक्त किया है? सैम एल्टमैन। ठीक है, सैम एल्टमैन अगर पूछा जाए कौन से कंपनी के सीईओ हैं, तो ये सीईओ है बच्चे ओपन एआई कंपनी के। ओपन एआई जिन्होंने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस एक चैटबॉट जिसका नाम है चैट जीपीटी। ठीक है, तो ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी एक्चुअल में बनाया इन्होंने ही। इस कंपनी के फाउंडर भी हैं और इस कंपनी के जो है आपके सीईओ भी हैं, सैम एल्टमैन। अगला, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है? वर्तमान में एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला है, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी थी। ठीक है, 4 भारतीय महिलाओं में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो किसे मिला है? हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं बच्चे, निर्मला सीतारमन, इनको ये स्थान हासिल हुआ है। बस आपको वही नंबर पूछा हुआ है कि कौन सा नंबर है जो कि निर्मला सीतारमन को हासिल हुआ है। तो थोड़ा सा इनका रैंक याद रखना, टॉप 100 में बच्चे ये 32वें नंबर पे है। कौन से पायदान पे है? 32वें नंबर पे है ये। ठीक है, इनका नाम याद रखना। अगला, स्विगी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई अपॉइंटमेंट है। ठीक है, स्विगी इंडिया, स्विगी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे स्विगी के बारे में। ठीक है, तो होम डिलीवरी जो है फूड सर्विस है ये। तो स्विगी इंडिया के अध्यक्ष जो वर्तमान में इन्हें नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है? आनंद कृपालू। आनंद कृपालू। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीआई की जो अभी रेपो रेट वाली न्यूज़ हमने पढ़ी, अभी जो ये वाली न्यूज़ पढ़ेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आरबीआई ने बच्चे क्या किया है, एक इन्होंने चेंजेस करे हैं। चेंजेस क्या किया है कि यूपीआई पेमेंट, आप सभी लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे। ठीक है, कोई गूगल पे के थ्रू, कोई जो है आपका फोन पे के थ्रू, तो उसमें यूपीआई का इस्तेमाल होता है। यूपीआई पिन डालते हैं आप अपना। ठीक है, तो यूपीआई से जितनी आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें एक ऊपरी लिमिट होती है। मैक्सिमम जो उसमें ट्रांजेक्शन का जो लिमिट होती है वो होती है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस 1 लाख रुपए को बढ़ा करके 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, लेकिन कौन से सेक्टर के लिए? वो ट्रांजेक्शन जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी और वो ट्रांजेक्शन जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है यूपीआई के माध्यम से, उसमें जो आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, पहले 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले कितना था? 1 लाख रुपए, और इसे बढ़ा करके 5 लाख किया है। दोनों ही जो अमाउंट है दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। और है क्या बच्चे, ये यूपीआई में जब आप लोग रुपए भेजते हैं एक दूसरे को, तो उसकी क्या होती है? एक मैक्सिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते थे, लेकिन अभी जो ये लिमिट है उसे जो है आपका बदला गया है। ठीक है, 1 लाख से बदल करके 5 लाख किया है। अगला है, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे आपको याद रखना है। हाल ही में आपका COP28 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन है। ये सम्मेलन का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किसका सम्मेलन है ये? UNFCCC का। UNFCCC, ये UNFCCC क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की एक सहायक ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे बनाया गया है क्लाइमेट चेंज के जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, ठीक है, उसे मेजर करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये संस्था है। इनके द्वारा हर साल एक मीटिंग की जाती है, सम्मेलन होता है, उसे हम COP कहते हैं। इस बार जो मीटिंग हुई उसे COP28 कहा जा रहा है, क्योंकि 28वें नंबर की मीटिंग है। ठीक है, कहाँ पे हुई है? ये हुई है UAE में।
ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, ये आपका यूएई में हुई है। तो यहाँ पे COP28 में एक लास्ट में जब ये सम्मेलन आपका समाप्त हुआ, यहीं पे बच्चे एक सूचकांक, एक रिपोर्ट के जरिए एक सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत का स्थान बहुत जरूरी है। तो भारत ने पिछले साल जो है 8वां स्थान हासिल किया है, इस साल एक पायदान ऊपर चढ़ करके 7वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी 7th पोजीशन पे है इस बार इंडिया। अगर आप पूछे कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे कोई कंट्री नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे भी कोई कंट्री नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे भी कोई कंट्री नहीं है। चौथे नंबर से कोई कंट्री शुरू हो रही है और चौथे नंबर पे है डेनमार्क। और भारत कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। अगला है S&P रैंकिंग के द्वारा कौन सा भारतीय बीमाकर्ता दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है। अब साल का अंत है, साल खत्म होने को है, तो इसीलिए बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ऐसी ऐसी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, ऐसी रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसीलिए रैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ रिपोर्ट जो है आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो इसी में आपका S&P एक कंपनी है, रेटिंग कंपनी है, ठीक है, ग्लोबल कंपनी है। तो इनके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई। इन्होंने रैंकिंग निकाली किस चीज़ की, कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां कौन सी हैं, ठीक है, सबसे बड़े बड़े बीमाकर्ता कौन से हैं। तो उस लिस्ट में जो है भारत की कंपनी एक जो है चौथे नंबर पे आई है, दुनिया में चौथे नंबर पे है ये कंपनी, ठीक है, बीमा करता है। कौन सी वाली है, UIIC है, NIA है, LIC, सभी लोग इसे जानते होंगे LIC को, ठीक है। उसके बाद आपका रिलायंस का है। तो ये याद रखना है कि भारत का जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC को चौथा स्थान हासिल हुआ है दुनिया के सबसे बड़े बीमाकर्ता कंपनी में, ठीक है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। देखिए, खेलो इंडिया से रिलेटेड बच्चे आपके 3 आपको गेम याद रखने हैं। एक तो आपका होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, एक आपका होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। अब ये जो है तीसरा नया टाइप आया है, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम। तो ये जो है नया टाइप आया है और ये इसी साल आया है, इसी साल शुरू हो रहा है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम जो पहली बार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2023 में इसकी शुरुआत हो रही है। कहाँ पे सबसे पहले इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, बल्कि अभी दिसंबर में ही हो रहा है ये, ठीक है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम आपको याद रखना है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत 561.29 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ किस शहर के लिए एक महत्वाकांक्षी शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इतने रुपए की मंजूरी दी है बच्चे, कितना रुपए बटेगा, लगभग 561 करोड़ रुपया। अब ये किसे दिया जाएगा, इनमें से एक शहर को दिया जाएगा, ताकि ये शहर क्या करे, अपने यहाँ पे शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे। ये परियोजना यहाँ पे लगाई जाएगी, उसी के लिए इतने पैसे दिए गए हैं। तो आपको वही शहर बताना कि किसे दिए हैं, कौन से शहर को इतने रुपए दिए गए हैं। तो ये शहर है बच्चे आपका तमिलनाडु में चेन्नई को बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ के शमन के लिए जो है इतना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला, दिसंबर 2023 में विष्णु देव साई निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो 5 जय भारत के 5 राज्यों में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, ठीक है। उसके रिजल्ट जरूरी है आपको जानने, कहाँ पे कौन जीता है, साथ ही में जरूरी है कि वहाँ पे नया मुख्यमंत्री कौन बना है, ठीक है। तो ये जो है आपका विष्णु देव साई इन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो बच्चे 5 राज्यों में से चुनाव कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ इस बार, राजस्थान में चुनाव हुआ, तेलंगाना में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है आपका सरकार किसकी थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी जीती है। और राजस्थान में किसकी सरकार की थी, कांग्रेस की थी, यहाँ पे बीजेपी जीती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, ठीक है। तो इनका रिजल्ट का यहाँ पे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट याद रखना है और तीनों के मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखना है। अभी आगे प्रश्न आएंगे, प्रश्न के बाद उत्तर जवाब आपको मिलेगा, तो यहाँ के बाकी जो 2 स्टेट हैं यहाँ के भी मुख्यमंत्रियों का नाम आपको पता लगेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, इनका नाम है विष्णु देव साई, ठीक है, विष्णु देव साई, ये यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनके बारे में एक और चीज है बच्चे कि ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय समूह से आने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो पहले आदिवासी या फिर जनजातीय समूह के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका नाम याद रखना विष्णु देव साई। कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ है बच्चे, ठीक है।
अगला प्रश्न, खबरों में नजर आए शेरिंग तासी किस पेशे से जुड़े हुए हैं? अब ये खबरों में क्यों आए होंगे शेरिंग तासी? शेरिंग ताशी ये खबरों में क्यों आए बच्चे? क्योंकि इन्हें इस बार प्रेमचंद फेलोशिप पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रेमचंद कौन से फील्ड से रिलेटेड है व्यक्ति? ये बहुत ही फेमस लेखक है बच्चे। ठीक है, तो लेखक के नाम पे कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो साहित्य के लिए ही दिया जा रहा होगा, लिटरेचर के लिए दिया जा रहा होगा, उनके जो कृति हैं उनके लिए दिया जा रहा होगा। तो बच्चे शेरिंग तासी जो हैं ऑथर हैं, क्या है ये? लेखक हैं, और इन्हें जो है इस बार का प्रेमचंद फेलोशिप 2023 का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो शेरिंग तासी इनका नाम याद रखना, लेखक हैं। अगला है, अगला स्टेट जहां पे चुनाव हुए हैं ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, पहले भी बीजेपी की सरकार थी, दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं यहाँ पे देखिए, मोहन यादव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दिग्विजय सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान तो हो गए हैं आउट। ठीक है, ये तो नहीं है, ये पहले थे, इनको बचे आपका किसने रिप्लेस किया है? मोहन यादव ने। नाम याद रखना, जहां जहां के नए सीएम बने हैं वहां के आपको सीएम का नाम याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? मोहन यादव। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ये सम्मेलन किस चीज से रिलेटेड बचे? निवेश से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महालक्ष्मी योजना शुरू की जो कि महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है? मतलब कि बस की यात्रा को फ्री कर दिया है। बस की यात्रा को फ्री किया है किस किस के लिए? बस की यात्रा को फ्री किया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये किसने किया है? ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना में भी जो है सरकार बदली है, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ है, यहाँ पे भी नई सरकार आई है और नई सरकार ने आते ही जो है आपका ये चौका लगाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP की घोषणा की गई है? ब्लॉक का मतलब है आपके स्टेट में जो है, आपने देखा होगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला होते हैं, जिले के अंदर जो है आपका कई बार मंडल भी होते हैं, कई स्टेट में मंडल नहीं होता है, मंडल के नीचे जो है आपका जिला होता है, जिले में जो है आपका ब्लॉक, उसके बाद तहसील, उसके बाद में आता है गांव। ठीक है, तो वो जो ब्लॉक है, ब्लॉक के स्तर पर जो है आपका जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका नई जो आपकी संभावनाएं हैं विकास को लेकर के वो तराशी जाएंगी। तो ये जो प्रोग्राम है बच्चे ABP, इसे चलाया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। वैसे जैसे भी आप डेवलपमेंट प्रोग्राम देखते हैं अधिकतर वो नीति आयोग के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, नीति आयोग। अगला, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अभी अचानक से ओपियम प्रोड्यूसर क्यों पूछ दिया आपको? ओपियम का मतलब होता है अफीम। ठीक है, अफीम का उत्पादक क्यों पूछा है? क्योंकि ये जो अभी नया ये जो आपका देश है, ये देश है म्यांमार। म्यांमार ने पीछे छोड़ा है अफगानिस्तान को। पहले दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन था? अफगानिस्तान था। अब नया बना है बच्चे म्यांमार, तो नया बना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही में हमारा पड़ोसी भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक। अगला है शिदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो क्यों जरूरी है, क्यों रिसेंटली आपका न्यूज में रहा, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना इसका नाम याद रखना, शिदाओ बे न्यूक्लियर परमाणु प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाम है शिदाओ बे। कहाँ पर है? ये चाइना में है बच्चे। ठीक है, कहाँ पे है? चाइना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कर्मवीर चक्र पदक 2023 किसे प्रदान किया गया है? अब देखिए, कर्मवीर चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है, ठीक है, ये आपके गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आर्मी पर्सनल होते हैं उन्हें उनकी बहादुरी के लिए ये जो है वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये वो वाला पुरस्कार नहीं है। ठीक है, यह है कर्मवीर चक्र पदक मेडल 2023, इसे दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है, और ये मिला है एक भारतीय साइंटिस्ट को, इंडियन साइंटिस्ट को। इनका नाम है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार इनका नाम है। यूएन के द्वारा इन्हें 2023 का कर्मवीर चक्र पुरस्कार मिला है, कर्मवीर चक्र मेडल मिला है, सॉरी। ठीक है, अगला है बन्नी घास के मैदान कहाँ पर है? बताइए, बन्नी घास के मैदान एनवायरमेंटल कंसर्न है ये, मतलब कि ये जो घास के मैदान है अंडर थ्रेटन है। ठीक है,
बहुत तेजी से जो है गायब हो रहे हैं, तो इसके कारण जो है ये चर्चाओं में है। आपको बताना है कि है कहाँ पर, बन्नी घास का मैदान। ये कहाँ पे है बच्चे, इनमें से ये देखिए बन्नी घास का मैदान, ये रहा आपका, ठीक है। तो रेतीली सी जगह दिख रही होगी, बहुत छोटी छोटी सी वनस्पति है, ठीक है। कहाँ पे है ये, गुजरात में है, गुजरात में बन्नी घास का मैदान। और यहीं पे जो है गिर नेशनल पार्क का आधा हिस्सा है, ये गिर नेशनल पार्क जो है इन्हीं बन्नी घास के मैदानों में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको 2 जानवर मुख्य रूप से मिलेंगे, और बल्कि 2 जानवरों का ये प्राकृतिक आवास भी है, ठीक है। एक तो है जंगली गधा और एक है आपका शेर, एशियाई शेर। ये है गुजरात। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो विधानसभा भी नई चुनी गई होगी, नए एमएलए चुन करके आए हैं, ठीक है। तो बच्चे नए एमएलए चुन करके आए हैं, तो विधानसभा का अध्यक्ष भी नया बनेगा। तो विधानसभा का नया अध्यक्ष कौन बना है। सारे स्टेट जहां जहां पर चुनाव हुए हैं, क्या आपको विधानसभा अध्यक्ष याद रखना है, नहीं याद रखना है सभी का, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्यों याद रखना है, क्योंकि बच्चे ये जो आपके मिनिस्टर है ना, ये अभी जो है भारत के कृषि मंत्री थे, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर इनका नाम है। अभी ये क्या थे, इससे पहले भारत के कृषि मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद में इन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर ने अगर कृषि मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह किसी ने ली होगी, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर का पद छोड़ा है इन्होंने अपना, ठीक है। तो इनकी जगह किसने ली है बच्चे, इसकी जगह इनकी जगह ली है अर्जुन मुंडा ने। तो अब जो है अपना जो कृषि मंत्री है वो कौन है, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। दोनों न्यूज यहाँ पे कवर हो गई, एक तो नए विधानसभा के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा अपना पद छोड़ करके किसे चुना गया है, अर्जुन मुंडा को अब इनका पद मिला है। अगला है भारतीय महिला युगल जोड़ी। आपको बताना है इनमें से एक युगल जोड़ी जिसने कि 2023 का गुवाहाटी मास्टर्स जीता है। पहले तो ये जान लें कि गुवाहाटी मास्टर्स कौन से खेल का है, खेल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो खेल कौन सा है बच्चे, बैडमिंटन है, बैडमिंटन। कौन से खेल का है गुवाहाटी मास्टर्स, ये बैडमिंटन का है। अब चाइना की जोड़ी को हरा करके भारतीय जोड़ी ने ये खिताब जीता है, तो भारतीय जोड़ी का नाम होना जरूरी कि नहीं है, जरूरी है। तनीषा क्रिस्टो नाम है और दूसरी खिलाड़ी का नाम है अश्विनी पोनप्पा, ठीक है। अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रिस्टो कौन से खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 2023 का गुवाहाटी मास्टर्स जीता है, याद रखना इसे, ठीक है। अगला, हाल ही में मुंबई में आयोजित एक निजी समारोह में कबीर बेदी को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी कौन है, कबीर बेदी बच्चे एक इंडियन एक्टर है, अभिनेता, अभिनेता है। कौन सा पुरस्कार दिया है, कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें, इन्हें मिला है एक देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार। देश कौन सा है, इटली है, ठीक है। इटली का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कबीर बेदी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक इसका नाम है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, आप इतना याद रखिएगा कि जैसे हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण होता है, विभूषण होता है, पद्मश्री होता है, भारत रत्न होता है, वैसे ही आपका जो है इसी लेवल के आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, इटली का, और इसे दिया गया है कबीर बेदी को। तो कबीर बेदी का जो प्रोफेशन है, ये कौन से फील्ड से आते हैं, ये आपको याद रखना है, ये अभिनेता है। कौन है बच्चे, अभिनेता है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्र आय स्रोतों वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है। ऐसी वुमेन इंडिपेंडेंट इनकम सोर्सेस, 18 साल से बड़ी वो लड़कियां या फिर वो महिलाएं जो कमा रही हैं अपना खुद से, ठीक है, उनके लिए एक बचत खाता की शुरुआत की गई है, और बचत खाते का नाम क्या रखा है, नारी शक्ति बचत खाता। कौन सा बैंक है ये, बैंक आपको याद रखना है, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। अगला है, कौन से 2 देश क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए एक संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है विनबैक्स। आसान भाषा में कहूं तो विनबैक्स कौन से 2 देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है, ठीक है, विनबैक्स। विनबैक्स, ये देखिए विनबैक्स, पहले तो ये याद रखना कि इस बार का 2023 का जो विनबैक्स है वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है बच्चे वियतनाम की कैपिटल हनोई में, ठीक है। वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, और अभी जो है भारतीय दल जो है अपने गाजे बाजे के साथ में यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो किस किस के बीच में होता है, इसमें आपका कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। विनबैक्स में नाम दोनों देशों का आ जाता है, वी का मतलब है वियतनाम, आई का मतलब है इंडिया, तो भारत और वियतनाम के बीच में ये होता है बच्चे।
ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड वियतनाम। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स नाम का संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? वियतनाम में ही किया जा रहा है। वियतनाम की जो कैपिटल है, राजधानी हनोई, वहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आता है अगला राज्य जहाँ पे चुनाव हुए हैं, राजस्थान। यहाँ पे भी सत्ता पलट हुई है, कांग्रेस से बीजेपी को सत्ता मिली है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ जल्दी से। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम कौन बने हैं यहाँ पे? ये है भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी, भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, जहां जहां नया मुख्यमंत्री आपको दिख रहा है फट से याद कर लो, काम आएंगे ये। ठीक है, वैसे तो काम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पेपरों में काम आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? ये टाइटल देखिए, पुरस्कार देखिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किसने दिया है? ये दिया है यूएसए ने। ठीक है, अमेरिका ने दिया है। दूसरा अमेरिका ने दिया है और एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को दिया है। ठीक है, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? इनका नाम है निखिल दे। इनका नाम क्या है? निखिल दे नाम है बच्चे। अगला प्रश्न, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अधिकतर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार जो है भारतीय गीतकार, गीतकार समझते हैं, लिरिसिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, जो गाने लिखते हैं। गाने सुनते होंगे आप, गाता है उन्हें, ठीक है, पहले लिखा जाता है। तो जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार हैं। ठीक है, बहुत जाना माना नाम है जावेद अख्तर का। तो भारतीय लिरिसिस्ट को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है, जावेद अख्तर। अगला, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? इंडियन आर्मी की महिला चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, इन्हें डिप्लॉयमेंट मिली है, मतलब इनकी तैनाती की गई है सियाचिन ग्लेशियर पे। सियाचिन ग्लेशियर पे, और वो भी ऑपरेशनल पोस्ट पे, मतलब यहाँ पे जो है आपका ये वर्किंग पोस्ट है। ठीक है, तो ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनाती लेने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम बच्चे याद रखना, इनका नाम है फातिमा वसीम। नाम क्या है इनका? फातिमा वसीम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, इसके तहत क्या किया जाना है? जंगलों को सर्टिफाइड किया जाएगा, जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ी को, वुड को सर्टिफाइड किया जाएगा। तो कौन सा देश करने वाला है बच्चे? अपना भारत। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये किया जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, तभी इसे एलेबोरेट करेंगे हम। अगला है, किस संस्थान ने जल शोधन के लिए आर्सेनिक और धातु हटाने की भारतीय तकनीक विकसित की है? ठीक है, भारतीय तकनीक किस चीज की? पानी को डीकंटामिनेट करने की, मतलब कि शुद्ध करने की। अब पानी में अशुद्धियां कौन सी है? देखिए, आर्सेनिक की जो अशुद्धि होती है, या फिर जो मेटेलिक कंपाउंड होता है, जो धातु की जो अशुद्धि होती है पानी में, उसे हटाने के लिए जो है एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? अमृत। टेक्नोलॉजी का नाम रखा है इन्होंने अमृत। देखिए, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, भारतीय तकनीकी से पानी से आर्सेनिक और धातु को हटाने की भारतीय तकनीक। ठीक है, तो अमृत नाम है इस टेक्नोलॉजी का, और ये बनाई है आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाई है? आईआईटी मद्रास ने। ये देखिए बच्चे, ये है अमृत, ये पानी को शुद्ध करेगा। अगला है, वन प्रमाणन योजना के लिए प्रमाणन निकायों को कौन मान्यता देगा? अभी है, मैंने आपको बताया ना कि भारत के द्वारा अपने जंगलों को सर्टिफाइड करने के लिए, या फिर उनका प्रमाणीकरण करने के लिए, जो वुड है, लकड़ी को सर्टिफाइड करने के लिए जो है आपका एक योजना बनाई जा रही है। अब ये योजना बनी है, इस योजना के लिए कोई संस्थाएं बनाई जाएगी जो ये सर्टिफिकेशन का काम करेंगी। ठीक है, तो उन सर्टिफिकेशन को सर्टिफाइड करने के लिए, मतलब उन सर्टिफिकेशन जो यूनिट बनेंगे, इंस्टीट्यूट बनेंगे, उनको कौन प्रमाणित करेगा? उन्हें कौन सर्टिफाइड करेगा? तो इनमें से एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन, NABC, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है बच्चे, इसके द्वारा पहले क्या बनाए जाएंगे? अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। ठीक है, और फिर जो है आपका ये पर्टिकुलर एरिया की जो लकड़ी होगी, जो जंगल होगा, उसको सर्टिफाइड करने के काम करेंगे। ठीक है, अगला, टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट तैनात करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खबर क्या है?
टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन, टाटा की एक सब्सिडियरी कंपनी है ये, टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। अब जो टाटा है बच्चे, टाटा ने ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ में किया है? एक पेट्रोल पंप की कंपनी। अब पेट्रोल पंप की कंपनी सारी हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी पेट्रोल पंप देखा है आपने, भारत का भी देखा होगा, रिलायंस का भी देखा होगा, इंडियन ऑयल का तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इनमें से एक कंपनी के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये अपने पेट्रोल पंप पर ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन्हें चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको कौन से पेट्रोल पंप पे ईवी का चार्जर भी मिलेगा, ठीक है, ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये है इंडियन ऑयल का, ठीक है। किसके साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में टाटा का एग्रीमेंट हुआ है। अगला है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तिरुवल्लुर, पहले तो जान लेते हैं ये है कौन, थे कौन, ठीक है। तो तमिलनाडु बचे, सदर्न इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका तमिल पोइट थे और यहाँ के लोग जो है इन्हें पूजते हैं, ठीक है। बहुत बहुत पुराने जो है कवि और दार्शनिक थे, दार्शनिक, ठीक है। तो इनका नाम है तिरुवल्लुर। इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है एक फॉरेन कंट्री में। तो वो फॉरेन कंट्री का नाम आपको पूछा हुआ है, ये है फ्रांस। फ्रांस में तिरुवल्लुर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तिरुवल्लुर बच्चे थे कौन? तो ये एक तमिल पोइट और दार्शनिक थे जो कि दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के लोगों में काफ़ी पूजनीय है। अगला है, वर्ष 2023 में गूगल के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो देखिए, गूगल आपको पता है सर्च इंजन है, आपको कुछ भी पूछना हो तो गूगल के पास जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गूगल ने बच्चे 2023 में सबसे ज्यादा सर्च होने वाले एथलीटों की एक लिस्ट जारी की है, ठीक है। 10 एथलीट इन्होंने जारी किए हैं कि इन्हें जो है 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च करा है, ठीक है। तो टॉप 10 के जो खिलाड़ी है उनमें से, अब हर खेल के खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर जो है फुटबॉल के ही हैं या फिर टेनिस के ही हैं, ज़्यादा लोकप्रिय वही खेल है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर बच्चे इसमें एक 9वां नंबर पे है, ठीक है। एक इंडियन क्रिकेटर है जो कि सर्च होने में 9वें नंबर पे है, इसका मतलब है पहले नंबर पे है ये इंडिया के लिए, तो ठीक है। तो इनका नाम है शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर जो कि टॉप 10 में है, और टॉप 10 में भी है कौन सा पायदान पे? 9वें नंबर पे है, 9th पोजीशन पे है। अगला, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, मैंने बताया 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, अब आ गया है मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मिजोरम में चुना गया है एम लालदोमा, मिस्टर लालदोमा, ठीक है। इनका नाम याद रखना, लालदोमा। अधिकतर हम जो है अपने जो मेन स्ट्रीम या फिर अपने जो जाने पहचाने हमारे स्टेट हैं वहाँ तो हम याद कर लेते हैं आसानी से, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखना, ये मिजोरम में भी चुनाव हुआ है। मिजोरम में जो है आपकी यहाँ पे एक नई पार्टी जीती है बच्चे, और उसके जो लीडर थे लालदोमा, इन्हें जो है यहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो नाम याद रखना इनका, मिस्टर लालदोमा। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना जहाँ पे इकलौती जो है आपकी ये सरकार रही है, इकलौता स्टेट रहा जहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली है, तो तेलंगाना में जो है आपका मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? इनका नाम है रेवंत रेड्डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रेवंत रेड्डी। ये लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा था रेवंत रेड्डी का नाम, तो ये भी आपको याद रखना है, रेवंत रेड्डी। तो 5 स्टेट, 5 राज्य जहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, उनके मुख्यमंत्रियों का नाम आपको याद रखना है। वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके ITI के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके के अपॉइंटमेंट। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे हफ्ते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।